नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज यूजीसी नेट साइकोलॉजी से संबंधित दूसरा मेरा क्लास है और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को मनोविज्ञान से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, वह टॉपिक है मेजर अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, इसको मेजर अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी कीजिए या मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के प्रमुख उपागम या मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय क्या होता है। जितने भी संप्रदाय हैं सबको आज मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। और जो भी आज मैं कंटेंट लेके आया हूं आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से मैंने बनाया है। जब आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये वाकई में आपके लिए ही तैयार किया गया है। तो आप सभी बच्चे जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना प्यार सपोर्ट भी दिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, क्योंकि फाउंडेशन इज एवरीथिंग, क्योंकि मैंने बताया था पहली वीडियो में कि आधार सब कुछ है। तो पहले मनोविज्ञान का जो आधार है हम उसको समझ रहे हैं। जब आधार क्लियर हो जाएगा तो बाकी जो एडवांस चीज़ें हैं उसको समझने में हम लोग को आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए, जो मनोविज्ञान के उपागम या अप्रोचेस से मतलब यह होता है कि जब 19वीं शताब्दी के आते आते मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ मनोवैज्ञानिक अपना ग्रुप बनाकर अलग तरीके से अध्ययन करने लगे और उनका मनोविज्ञान का अध्ययन करने का अलग विषय वस्तु उन्होंने बना लिया और अपने हिसाब से उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान के विषय वस्तु क्या होना चाहिए और इसमें क्या अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वही एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से स्कूल हैं, उनके प्रतिपादक कौन है और उनका मुख्य मान्यता क्या था। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो है स्ट्रक्चरलिज्म आता है, जिसको हम संरचनावाद कहते हैं। संरचनावाद सबसे प्राचीन स्कूल और सबसे पहला स्कूल था जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। इसके प्रमुख जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? विलेहम वुंट महोदय हैं। ठीक है, और ये किस सन में हुआ था? 1879 में। और 1879 में ही विलेहम वुंट महोदय ने फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी लिप्जिग जर्मनी में, और 1879 में ही जो विलेहम वुंट साहब थे उन्होंने जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। इस बात को आप ध्यान करिए। और इसका जो फोकस मेन होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, यानी कि मन के संरचनात्मक पहलू पे इसका ज़्यादा फोकस होता है। और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे एडवर्ड टिचनर थे। एडवर्ड टिचनर के साथ जो है इन्होंने संरचनावाद को और आगे बढ़ा। मेन जो इसका आइडिया है टू एनालाइज द माइंड बाय ब्रेकिंग इट इनटू बेसिक एलिमेंट। मतलब यदि आप मन को समझना है, मन को विश्लेषित करना है तो उसे आप जो है बेसिक एलिमेंट मतलब आधारभूत तत्व में आप इसे तोड़ के समझ सकते हैं। इसका मेथड उन्होंने कौन अपनाया? इंट्रोस्पेक्शन विधि अपनाया। और योगदान इनका क्या था मनोविज्ञान क्षेत्र में? तो फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलेहम वुंट महोदय को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और इस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजी एज ए सेपरेट साइंस। मैंने आपको बताया था शुरू में कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में विलेहम वुंट साहब ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। और केवल प्रयोगशाला ही स्थापित नहीं की बल्कि मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र का भाग था पहले, उसको दर्शन शास्त्र से अलग करके एक सेपरेट साइंस के रूप में, सेपरेट विज्ञान के रूप में, अलग विज्ञान के रूप में उसे स्थापित किया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने पहले आपको एक पूरा हेडिंग बता दें। इस हेडिंग में आपको कितने पॉइंट है जो नेट के दृष्टिकोण से या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो मेन सिनेरियो है, माइंड इज कंपोज्ड ऑफ बेसिक एलिमेंट्स लाइक सेंसेशन, इमेजेस एंड फीलिंग। मतलब जो माइंड जो है, आपका जो मन है, जो मस्तिष्क है, वो क्या है? कंपोजिशन है किसका? बेसिक एलिमेंट जो आधारभूत तत्व होते हैं, जैसे संवेदना, प्रतिमा और भावना। ठीक है, या अनुभूति। ठीक है, इसका जोड़ है। तो आप इस तरह से इसको जोड़ के समझ सकते हैं कि जो संरचनावाद है, संरचनावाद जो है एक बहुत पुराना स्कूल संप्रदाय है या बहुत पुराना मनोविज्ञान का अप्रोच है, मनोविज्ञान को अध्ययन करने वाला उपागम है। जिसके प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? विलेहम वुंट साहब थे। विलेहम वुंट साहब के साथ जो है इसमें एडवर्ड टिचनर महोदय ने भी अपना योगदान दिया। और इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान था, विलेहम वुंट साहब ने जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में 1879 में साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी स्थापित
की। और साथ ही साथ दर्शन शास्त्र में जो मनोविज्ञान की पढ़ाई पहले की जाती थी, दर्शन शास्त्र से अलग करके वो क्या है मनोविज्ञान को एक अलग साइंस के रूप में जो है स्थापित किया और उसके क्लासेस भी चलाई। और साथ ही साथ उन्होंने कह रहे मनोविज्ञान की विषय वस्तु को क्या बताया, मनोविज्ञान की विषय वस्तु इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन का संरचनात्मक पहलू होना चाहिए। और इन्होंने कहा इसमें मनोविज्ञान में व्यक्ति के चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके माध्यम से हम जो है और अच्छे तरीके से उनके अंदर की चीज़ों को हम समझ सकते हैं। और इन्होंने ये बताया कि इसका जो मेन चीज़ था कि जो हमारा मन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, संवेदना, भाव, प्रतिमा। और इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लीजिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले संवेदना इसकी आपकी मन बनेगी। संवेदना मतलब किसी वस्तु का आभास या अर्थहीन ज्ञान। फिर उसके बाद उससे संबंधित क्या होगा, जो है इमेज, प्रतिमा जैसे आपने ये देखा है तो तुरंत प्रतिमा आपके दिमाग में एक फ़ोटो उभर जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको जो फीलिंग, भाव होगा कि हाँ ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक। जैसे आपको मैंने सेव दिखाया, ठीक, सेव देखा आपने जो है तो सेंसेशन हुआ, अर्थहीन ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद उसकी प्रतिमा भी आपके माइंड में बन गई कि अगर पहले आपने देखा है तो फिर उसके बाद आपको फीलिंग महसूस होगा कि सेव जो है खाने में मीठा होता है। तो ये क्या है संरचनावाद का पूरा जो है मोटा क्या है क्या चीज़ था, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब हम आगे आते हैं, आपको बताते हैं फंक्शनलिज्म, जिसको हम प्रकारवाद कहते हैं। और इस प्रकारवाद का जन्म जो है संरचनावाद के विरोध में अमेरिका में हुआ। इसके जो फाउंडर यानी कि प्रतिपादक हैं वो कौन है, विलियम जेम्स साहब। और ये कब हुआ था, 1890 ईस्वी में। और इसका फोकस क्या था, फंक्शन ऑफ माइंड, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस था आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइंड यानी कि मन के संरचनात्मक पहलू का। वहीं पे जो है फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद का ये फोकस था, केंद्र था फंक्शन ऑफ माइंड यानी कि मन के या मस्तिष्क के आपके कार्य पे फोकस था। इसके जो की फिगर, जो प्रमुख व्यक्ति और थे, जॉन डेवी महोदय थे, ठीक, इनके साथ इन्होंने काम किया है। और इसका जो मेन आइडिया ये है, टू स्टडी द पर्पज, फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड हाउ दे हेल्प इन एडॉप्शन। इन्होंने कहा कि इसका मेन एक उद्देश्य था कि मानसिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से काम करती हैं और कैसे जो है वो व्यक्ति को उसके पर्यावरण के साथ जो है समायोजित करने में उसकी मदद करती है। अब मेथड क्या इन्होंने किया, इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतरीक्षण विधि, जिसमें व्यक्ति को स्वयं अपनी चीज़ें अनुभूतियों को बताता है। और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण विधि क्या है कि ऑब्जर्व करके चीज़ों को देख के। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था मनोविज्ञान में, तो इन्होंने कहा एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल यूज ऑफ मेंटल प्रोसेस। इन्होंने क्या है ये बताया कि मानसिक प्रक्रियाओं को किस तरह से व्यवहारिक यूज के महत्व को इन्होंने जो है बताया, ठीक है। इन्होंने आप बताया कि माइंड इज लाइक ए स्ट्रीम ऑलवेज चेंजिंग एंड हेल्प इन एडॉप्शन। ये क्या है कि जो हमारा मन है वो एक धारा की तरह है, वो ऑलवेज चेंजिंग मतलब हमेशा बदलता रहता है, एंड हेल्प इन एडॉप्शन मतलब कि मनुष्य को पर्यावरण के साथ ढलने में मदद करता है। तो ये जो आपका फंक्शनलिज्म है, प्रकारवाद है, आप इसे समझिए कि इसका जो जन्म हुआ था वो संरचनावाद के विरोध में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। इसके जो प्रतिपादक थे वो विलियम जेम्स साहब थे। 1890 ईस्वी में जो है ये फंक्शनलिज्म का जन्म होता है। और जो इसका मेन फोकस था, इन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान में क्या है, व्यक्ति के चेतन अनुभूतियों का अध्ययन नहीं हो सकता है, बल्कि मनोविज्ञान में ये हमें देखना है कि व्यक्ति का जो मन या मस्तिष्क है वो किस प्रकार से व्यक्ति का मदद करता है वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने में, ठीक है। और मानसिक प्रक्रियाएं किस तरह से मदद करती है। जैसे अभी हम जो है जाड़े में वाले मौसम में जाएं गर्मी से, तो वहाँ पे हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं वही हमको बताएंगे यहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है। जैसे आपने देखा होगा कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जिसमें आपका शरीर पूरा जवाब दे दे, तो मानसिक प्रक्रियाएं ही एडाप्ट आपको करती हैं, एडाप्शन करती हैं उस पर्यावरण में अपने आप को ढालने को। जैसे देखिए किसी का पुलिस में हो जाता है, आर्मी में हो जाता है, ठीक है,
तो वो भी तो पहले साधारण इंसान ही होता है, फिर जब उसका ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ट्रेनिंग का वातावरण कठिन होता है, तो वहाँ कौन मदद करता है? मेंटल प्रोसेस तो यही ये बताता है कि मानसिक प्रक्रियाओं का व्यवहारिक यूज क्या होता है, इसके महत्व को इन्होंने जो है एम्फेसाइज किया है। और विधि कौन सा अपनाए? इंट्रोस्पेक्शन है, यानी कि व्यक्ति स्वयं अपनी चीज़ों को बताया, और ऑब्जर्वेशन भी इसके साथ इन्होंने जोड़ दिया। ठीक, अब तीसरा हमारा है बिहेवियर, जिसको हम व्यवहारवाद कहते हैं। तो व्यवहारवाद जो है, इसके जो फाउंडर हैं वो क्या है? जॉन बी वाटसन। इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने 1913 ईस्वी में क्या है, व्यवहारवाद को इजाद किया। और इसका जो फोकस था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी कि जो ऐसे व्यवहार जिसको हम देख सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, उसको क्या है, इन्होंने फोकस किया कि वही व्यवहार का मनोविज्ञान में अध्ययन होना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं कि जो केवल कोरी कागज़ पे, कोरी कल्पना पे बना हुआ है। और इनके साथ जो जिन लोगों ने इस चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद किया, वो बी.एफ. स्किनर, पावलोव महोदय और थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है, इन्होंने इसके साथ जो है व्यवहारवाद में मदद किया। आप बी.एफ. स्किनर को अच्छे जानते हैं, अधिगम का सिद्धांत इनका है। पावलोव का कुत्ते वाला सिद्धांत आप जानते हैं, स्किनर का वो बिल्ली वाला, थॉर्नडाइक महोदय के भी आप अच्छे से जानते हैं। मेन आइडिया इसके बारे में बात करते हैं, साइकोलॉजी शुड स्टडी ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, नॉट माइंड और कॉन्शियस। मतलब ये जो इसका मुख्य सिद्धांत है, आपका व्यवहारवाद यह कहता है कि मनोविज्ञान को केवल मापनीय व्यवहार या ऑब्जर्व निरीक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, न कि इसके मन और इसके चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करना चाहिए। और इन्होंने मेथड ये अपनाया कि ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा कि अगर मनोविज्ञान को वैज्ञानिकता का दर्जा प्रदान करना है, तो हमें क्या है, ऐसे व्यवहार जिसको हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसी व्यवहार का हमको अध्ययन करना चाहिए, न कि जो है हम मन और जो है चेतन अनुभूतियों को। और इन्होंने एक इनका जो कंट्रीब्यूशन था, मेड साइकोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक बिहेवियर साइंस। इन्होंने क्या है, साइकोलॉजी को एक वस्तुनिष्ठ और जो है वैज्ञानिक व्यवहारिक विज्ञान बनाने में इन्होंने मदद किया। वस्तुनिष्ठ तब बनाया जब जो है इन्होंने ऑब्जर्वेशन वाला तरीका अपनाया, एक्सपेरिमेंट वाला तरीका अपनाया, तो उससे जो है कोई क्या है, पक्षपात या व्यक्तिगत भावना चीज़ें नहीं प्रभावित करती है। और इनका एक सिद्धांत बहुत था, स्टिमुलस रिस्पांस, यानी कि एसआर। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक होता है। उद्दीपक क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो हमें कोई व्यवहार करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक के बाद जो हम रिस्पांस करते हैं, जैसे गुलाब जामुन दिखा दे हम आपको, तो ये क्या है, उद्दीपक। और गुलाब जामुन देख के आपको मुँह में पानी आ जाए, तो ये क्या है, अनुक्रिया। ठीक है। और इन्होंने पुरस्कार दंड का भी दिया, फार्मूला दिया। इन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, हम उसे चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से पुरस्कार है, तो फिर वो आगे चल के बच्चा फिर रोएगा। तो इस तरह से पुरस्कार और दंड वाला भी इन्होंने बताया। इसमें भी हुआ था बिल्ली वाले में, बी.एफ. स्किनर ने रिवार्ड एंड पनिशमेंट के द्वारा उसको सिखाया था। ठीक, तो व्यवहारवाद जो है वो मनोविज्ञान को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें जॉन बी वाटसन का प्रमुख रूप से योगदान है, इसलिए इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। और इनके साथ जो है बी.एफ. स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक महोदय का भी योगदान है। और ये कहता है कि साइकोलॉजी शुड स्टडी ओनली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर, मतलब मनोविज्ञान में केवल ऐसे व्यवहार जो जिनको मापा जा सके या जिनका निरीक्षण किया जाए, उनका ही अध्ययन होना चाहिए, नॉट माइंड और नॉट कॉन्शियस, ना माइंड का ना कॉन्शियसनेस का। अब मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। कंट्रीब्यूशन इनका है, मेड साइकोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक बिहेवियर साइंस। अब चौथा हम बात करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का नाम भी आपने सुना होगा। यदि आप एमए करने के बाद ही आप जो है नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यू शुड अवेयर फॉर दिस टॉपिक। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी एक तरह से प्रमुख स्कूल या संप्रदाय था, किसका? मनोविज्ञान का था। ठीक है। और इसके जो फाउंडर मेन रूप से थे वो कौन थे? मैक्स बर्जाइमर महोदय थे। और इन बर्जाइमर के साथ जो है और दो उनके शिष्य थे, कोहलर और कोपका। उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में मदद किया। और ये क्या सिद्धांत, स्कूल कब बना? 1912 ईस्वी में। इसका जो फोकस था, होल एक्सपीरियंस। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ ही होता है, जो ये गेस्टाल्ट शब्द है, इसका अर्थ ही होता है क्या? समग्र होता है। समग्र यानी कि संपूर्ण। ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब आगे बताते हैं। मेन आइडिया क्या है? द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। इसका ये कहने का मतलब है कि जब भी व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है,
तो वो किसी वस्तु को के जो अलग अलग भाग है उसको अलग अलग भागों को नहीं बल्कि उसके संपूर्ण रूप में करता है। ठीक है, जैसे आप जब हमें देख रहे हैं तो चंदन जो सर हैं उसके हाथ अलग, पैर अलग, ये मुंह अलग, ये नहीं, पूरा एक संपूर्ण रूप में आप करते हैं। तो यही क्या है गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। वे कहते हैं कि होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट, मतलब जो है समग्र जो संपूर्ण होता है वो इसके अलग अलग पार्ट के योग से जो है विभिन्न होता है। इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या अपनाया, इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि आप जानते हैं, और रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्संगठन, मतलब पुनः चीज़ों को जो है जोड़ के बताना या सीखना। जैसे कैसे, जैसे यहाँ पे हम बिंदी दे दें, ये बिंदी दे दे तो व्यक्ति इसको जोड़ के कर देगा कि ये खड़ी लाइन है। इसी को पुनर्संगठन कहा जाता है। और इनसाइड थ्योरी आप जानते हैं, कोलर के इनसाइड थ्योरी का सिद्धांत, जिसमें वन मानुस वाला प्रयोग था कि जो है पिंजड़े में बंद करके केला रख दिया, ऊपर लटका दिया और स्टिक जो है अगल बगल फेंक दिया, और ऐसा स्टिक था उसको जोड़ने से जो है व्यक्ति केले को पार देता। पहले जो है वन मानुस इधर उधर कूदा, फिर उसके बाद अचानक उसका ध्यान गया उस स्टिक पे जो है एक दूसरे को लगाता गया और लगा के उसको जो है पार दिया। तो वही अंतर्दृष्टि है। और ये इसका कंट्रीब्यूशन था एक्सप्लेन्ड लर्निंग थ्रू इनसाइट। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग कैसे अंतर्दृष्टि के माध्यम से सिखाया जा सकता है, इसको इन्होंने व्याख्यायित किया, बताया। मैंने अभी बात आपको बताया कि कोलर का जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने अच्छे तरीके से बताया कि कैसे जो है अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम होता है। बाकायदा एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके बताया। तो इन्होंने कहा होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी जो संपूर्ण है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके अलग अलग भागों से। ठीक है, जैसे कोई गुलाब का पेड़ है तो आप उसको पंखुड़ी को अलग नहीं, उसके कांटे को अलग नहीं, उसके पत्ती को नहीं, उसके डंठली को नहीं, बल्कि पूरा एक गुलाब के पेड़ के रूप में उसे प्रतिचित्रण करते हैं। तो यही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मेन जो है मोटो है। अब आइए बात करते हैं अपने अगले जो हमारा संप्रदाय है, स्कूल साइको एनालिसिस, जिसको मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। आप लोगों ने जो है इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि बीए आपने पढ़ा, एमए पढ़ा, अब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत जो है फ्रायड का आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के बारे में बताया। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो सिगमंड फ्रायड महोदय था। ये 1900 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किया। इनका जो फोकस था वो अनकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा इनका फोकस था, और मेन आइडिया था ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव एंड पास्ट एक्सपीरियंस। ये कहते हैं जो मानव व्यवहार होता है वो अनकॉन्शियस मोटिव यानी अचेतन तत्वों और जो है बीती हुई अनुभूतियों से ज़्यादा प्रभावित होती है। की कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस माइंड और डिफेंस मैकेनिज्म। मेथड क्या है, क्लिनिकल मेथड यानी कि केस स्टडी होता है। और कंट्रीब्यूशन इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, इन्होंने क्या है अनकॉन्शियस माइंड का जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक, और इन्होंने कहा अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स अवर बिहेवियर, मतलब जो अचेतन मन होता है वो हमारे व्यवहार कंट्रोल करता है। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा मोटी मोटा इसके बारे में बता देता हूँ। जो यह मनोविश्लेषणवाद था, यह मनोविज्ञान का एक प्रमुख और अलग संप्रदाय था। इसका फाउंडर सिगमंड फ्रायड महोदय था, और इसका 1900 ईस्वी में इसका जो है प्रतिपादन किया गया सिगमंड फ्रायड के द्वारा। और इन्होंने मेन फोकस किया अनकॉन्शियस माइंड पे। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में आगे चल के जो समस्याएं आती हैं वो कहीं ना कहीं उसके अचेतन मन में जो कामुक इच्छाएं छिपी है, ऐसी इच्छाएं जो दबी इच्छाएं हैं, और भी जो अनैतिक इच्छाएं छिपी है, वही उसी कारणवश से क्या है, और बचपना अवस्था में उसे जो अनुभव मिले हों, वही पास्ट एक्सपीरियंस हो गया ना, उसके कारण से क्या है किसी न किसी व्यक्ति के अंदर जो भी समस्याएं होती है वो आ गया, और वो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, अचेतन मन का अध्ययन होना चाहिए। और इसमें इन्होंने की कॉन्सेप्ट में ईड, ईगो, सुपर बताया। इन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व 3 तत्वों से मिलकर बना है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। अलग अलग तत्व होते हैं किसी भी व्यक्ति में। जैसे ईड क्या होता है, वो प्रेजर थ्योरी पे फॉलो होता है। ये जैविक तत्व होता है, और ये आनंद के सिद्धांत भी ये कहता है कि कोई चीज़ें मुझे ये चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, बस मुझे वो चीज़ें चाहिए, चाहे सही हो गलत हो, उचित अनुचित कुछ नहीं। और जो ये ईगो होता है वो आपका रियलिटी थियरी पे फॉलो करता है। वो ये कहता है कि नहीं, ये चीज़ें चाहिए, लेकिन पहले जो है देखना पड़ेगा अच्छा तरीका क्या है, तब वो तब लिया जाएगा। ठीक है, ये रियलिटी थ्योरी पे होता है। और ये सुपर ईगो जो होता है पराहम,
ये क्या है, आइडियलिस्टिक थ्योरी यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत पे बड़ा होता है, आदर्शवादी सिद्धांत पे होता है। ये सही गलत, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक चीज़ों को ध्यान में रखकर तभी चीज़ों को करता है। और जो अनकॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग होता है। जैसे आप यहाँ पे छोटे से आप समझ लीजिए, जैसे आपने अक्सर जो है कहीं ना कहीं पिक्चर देखा होगा, वो सारी टाइप में ज़्यादा, जैसे ये नदी है, यहाँ पे जो है आइसबर्ग है, ऊपर इतना उठा हुआ है और नीचे जो है बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए इतना है। तो लोग कहते हैं कि ये जो दिख रहा है वो प्रेम नहीं, जो तुमको दिखता है वो मेरा प्रेम, ये मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, अचेतन मन है, जो आपका अंधेरा पक्ष है, जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये आपके मन की सभी जो है गार्बेज को स्टोर करता है और आपके व्यक्तित्व को जरूर प्रभावित करता है। चाहे जो है कामुक की इच्छा है, चाहे असंतुष्ट इच्छा है, चाहे दबी इच्छा है, चाहे पास्ट में, सब चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती रहती हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, अहम रक्षा युक्तियाँ, मतलब जब व्यक्ति कोई समस्या होती है तो उससे बचने के लिए इन चीज़ों का वो प्रयोग करके बचना चाहता है। जैसे होता है रेशनलाइजेशन, होता है रिप्रेशन, होता है रिग्रेशन होता है, ठीक है, और भी बाकी जो है रेशनलाइजेशन होता है। ये सभी डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करके लोग जो है अपने मानसिक समस्या को दूसरी जगह डाइवर्ट कर देते हैं। मेथड क्या है इसका, क्लिनिकल मेथड यानी केस स्टडी, इसमें किसी एक व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूरा कंप्लीट ब्यौरा जो है तैयार किया जाता है। कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस, मतलब क्या है, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अब छठवां हम देखते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसको मानवतावादी दृष्टिकोण कहते हैं। देखिए जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वह क्या है, इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो कार्ल रोजर्स महोदय हैं और अब्राहम मास्लो साहब है। इनका जो फोकस था ह्यूमन पोटेंशियल, यानी कि मानव की जो क्षमता है वो सेल्फ ग्रोथ, उसका मतलब स्व वृद्धि, और उसके बाद इसका जो मेन आइडिया है, फोकस ऑन द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव जाति के जो है सकारात्मक पोटेंशियल यानी कि क्षमता पे इनका जो है मेन फोकस था। और एक कॉन्सेप्ट इनका देते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब वो क्या होता है, आत्म व्यक्तिकरण, ठीक है, और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब होता है बिना शर्त के जो है सकारात्मक सम्मान। कंट्रीब्यूशन इनका क्या था, एम्फेसाइजेज पर्सनल ग्रोथ, फ्रीडम एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब कि इन्होंने पर्सनल ग्रोथ यानी कि व्यक्तिगत वृद्धि, स्वतंत्रता और स्वयं का विकास में किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया जा सके, इस पर फोकस था। इन्होंने कहा कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास ये क्षमता होती है कि वो अपने आप को जो है बढ़ा सके। कहने का मतलब है कि आपको कि ये जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, ये कार्ल रोजर्स महोदय और जो है अब्राहम मास्लो साहब द्वारा विकसित किया गया था। आप ये जानते हैं, और इसका फोकस क्या था, मेन की ह्यूमन पोटेंशियल, यानी कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के अपने आप यूनिक होता है, उसके पास पोटेंशियल होता है अपना जो है अपनी क्षमता को उच्चतर शिखम तक ले जाने का। इसी को इन्होंने क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जब अनकंडीशन बिना शर्त के सकारात्मक सम्मान या प्रेम मिलता है तो वो अपनी चीज़ों को जो है आगे तक ले जाने के लिए जो है क्या है कोशिश करता है। आपने अब्राहम मास्लो का जो है नीड्स ऑफ हायरार्की यानी कि जो है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें सबसे ऊंचा जो आवश्यकता था क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि बाकी जब चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी तो व्यक्ति क्या है अपने पोटेंशियल को उच्चतम शिखर तक ले जाने की पूरी कोशिश करता है। तो ये मानवतावादी आपका दृष्टिकोण या संप्रदाय था। एक और दृष्टिकोण छोटा है, उसे मैं जो है आपको ओरली बता देता हूँ, आप समझिए कौन सा है। आपका संज्ञानवादी दृष्टिकोण, जिसको हम कॉग्निटिव अप्रोच कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, अल्बर्ट अल्रिक नाइसर, कौन थे, नाइसर महोदय। इसके जो प्रतिपादक थे वो नाइसर महोदय थे, और इसके साथ जो सहयोगी थे वो कौन थे, जॉन डीवी थे, मिलर थे और बुनर थे। और इनका जो फोकस था वो क्या, किस पे फोकस था, इन्होंने ये कहते थे कि जो मानव है वो क्या है, उसका मस्तिष्क जो है वो प्रसंस्करण सूचना संसाधन की तरह काम करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर की तरह काम करता है। इसे कहने का मतलब यह है, ये कहते हैं कि जिस तरह से कंप्यूटर किसी चीज़ को जो है पहले वो क्या करती है, उसे अपने में फिट करती है, स्टोर करती है, फिर समय पड़ने पर उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो क्या करता है, पहले किसी चीज़ को जो है
ग्रहण करता है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो आँख कान नाक जीवा त्वचा है। फिर उसके बाद में उसको जो है अर्थपूर्ण ज्ञान में बदलता है। अर्थपूर्ण ज्ञान में बदलने के बाद उसको जो है इनकोडिंग किया जाता है, फिर जो है स्टोर किया जाता है आपके दिमाग की मेमोरी में। फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम रिकॉल करते हैं। जैसे अभी मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसका जो है अर्थ समझ रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको कहा कि मैं ये क्लास पढ़ूंगा, तो ये संवेदना आपके अंदर उत्पन्न हो गया, सेंसेशन। अर्थहीन ज्ञान को संवेदना कहते हैं, आभासपूर्ण ज्ञान को संवेदना कहते हैं। फिर आप धीरे-धीरे इसको चीज़ों को आप समझ रहे हैं, तो ये दिमाग में आपके रजिस्टर हो रहा है, इसको इनकोडिंग कहते हैं। और जब रजिस्टर होता है तो वही ज्ञान अर्थपूर्ण हो जाता है, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। फिर उसके बाद ये क्या होता है, उसका जो है स्टोर करते हैं हम। आप दिमाग को स्टोर कर लेंगे, अगर अच्छे से समझ जाएंगे, रिविजन करेंगे, एक आध दो बार वीडियो और देखेंगे, फिर भविष्य में जब होगा क्या है, जब पेपर आएगा तो आप जो है रिकॉल कर लेते हैं। तो ये वही कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह वो काम करता है। और मुख्य रूप से संज्ञानात्मक जो आपका अप्रोच है, उसमें क्या है, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान और स्मृति, उसके बाद आपका समस्या समाधान, निर्णय, तर्क इत्यादि कॉन्सेप्ट पे अध्ययन किया जाता है। और यह जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, इसका योगदान यह है कि यह क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं को जो है वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान की प्रमुख ब्रांच है, वो इसी दृष्टिकोण के क्या है, श्रेय जाता है, क्योंकि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक को अल्बर्ट नाइसन महोदय को माना जाता है। तो इस तरह से मोटी मोटा मैंने आपको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के मुख्य अप्रोचेज या उपागम या दृष्टिकोण क्या होते हैं बता दिया। और मैंने जो अपना आज नोट्स यहाँ पे आपको पढ़ाया था, वो एकदम नेट के बिहाफ पे था। आप उसको नोट जरूर कीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। एक तरह से 60 नोट्स मैंने बना के आपको समझाया है, आपको निश्चित ये समझ में आने वाला है। अगले वीडियो में हम जो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी संबंधित जो अगला टॉपिक होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में जो है आप यहीं तक, तब तक आप सभी बच्चे जो है इसे आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप बताइए सभी बच्चों को कि हाँ, साइकोलॉजी वाले गुरुजी चैनल पे भी सीनियर की साइकोलॉजी दिसंबर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, हिंदी मीडियम में क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। यदि आपको ये इंग्लिश वाली चीज़ें नहीं समझ रही है तो आप कमेंट करके दिए, मैं व्हाइट बोर्ड पर भी हिंदी में चीज़ों आपको समझाऊँगा। तो चलिए, क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।